Dear students, welcome back to lecture 3 of our chapter 4 supply analysis। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा है किस तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई होता है, उसी के साथ साथ assumptions, exceptions और हमने वेरिएशंस इन सप्लाई एंड चेंजेस इन सप्लाई देखा, जहाँ पर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई देखा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीटली इससे थोड़ा सा अलग होगा, जहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू कॉस्ट एंड योर रेवेन्यू। कॉस्ट यानी खर्चा, रेवेन्यू यानी कि इनकम जो है वो हमको आती है। तो बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ। सबसे पहला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। When an entrepreneur undertakes an act of production, he has to use various inputs like raw material, labor, capital, etc. He has to make payments for such inputs. The expenditure incurred on these inputs is known as the cost of production. ओके, कॉस्ट का मतलब बड़े ही सिंपल और बड़े ही प्यारे तरीके से हमको समझाया है। जब भी एक बिजनेसमैन बिजनेस चालू करने की सोचता है, जब प्रोडक्शन शुरुआत करता है किसी चीज़ के प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन के लिए उसको कई सारे इनपुट्स लगते हैं, यानी कि मुझे इसको बनाने के लिए कई सारे इनपुट्स लगेंगे, राइट। इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल्स लगेंगे। तो वो जो रॉ मटेरियल्स मुझे लगते हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स, लेबर लगेगा, जो इसको बनाना जानता हो वो लगेगा। अब इसको बनाने के लिए मुझे सबसे पहले कैपिटल की भी ज़रूरत है, तो कैपिटल भी मुझे लगेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे लगती है, इसके लिए मुझे कुछ देना पड़ता है, उसे हम कहते हैं पेमेंट्स, राइट। वी हैव टू मेक पेमेंट्स। रॉ मटेरियल खरीदा तो पेमेंट चाहिए, पेमेंट देना पड़ेगा मुझे। लेबर को मैंने हायर किया है तो उसे मुझे पैसे देने पड़ेंगे, जिसको हम वेज बुलाते हैं, राइट। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन दीज इनपुट्स। अब ये जो खर्चा हम इस इनपुट पर लगा रहे हैं, इस रॉ मटेरियल पे, उसको बनाने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है उसके ऊपर हम जो भी एक्सपेंस करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी इसको बनाने के लिए टोटल कितना खर्चा आ रहा है, इसको मैन्युफैक्चर करने, इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो खर्चा आ रहा है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द नीड ऑफ आउटपुट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है जब हमको आउटपुट बढ़ाना होता है। तो these are three types of cost which are as follows. Okay, there are three types of cost which are as follows. तीन तरीके के कॉस्ट है जो कि हमको बताए गए हैं। टोटल कॉस्ट, सबसे पहला है टोटल कॉस्ट। Total cost is the total expenditure incurred by a firm on the factors of production required for the production of goods and services. Total cost is the sum of total fixed cost and total variable cost at various levels of output. Okay, total cost क्या है, total expenditure, टोटल खर्चा जो आपकी फर्म ने इनकर किया है ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा किया है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन चारों को मिलाकर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बुलाते हैं। तो जो भी फर्म ने खर्चा किया है इन चारों के ऊपर, उसको हम बुलाते हैं टोटल, उसको हम बुलाते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन अ फिक्स्ड फैक्टर्स सच एज लैंड। ओके, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड यानी कि ये वो खर्चे हैं जो फिक्स रहने वाले हैं, ये चेंज नहीं होने वाले हैं। जैसे कि लैंड है हमारे पास, हमको उसका रेंट पे करना होगा, हमने लीज पर लिया है, हमको रेंट पे करना है, तो रेंट तो मुझे हर महीने पे करना है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट है जो मैं हर महीने पे करूँगी। ऐसा तो नहीं है आज मैंने ₹1,00,000 दिया, इस मंथ में अगले महीने में मैं 90,000 दूँ, उसके नेक्स्ट महीने में मैंने 50,000 दे दिए। फिक्स्ड कॉस्ट है, मुझे हर महीने ये खर्चा उठाना ही है, एक अमाउंट स्पेसिफिक जो देना है वो मुझे देना ही है। तो फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर दे रही हूँ मैं, जैसे कि लैंड हो गया, मशीनरी हो गया, ये फिक्स्ड फैक्टर्स है मेरे, इसके ऊपर मुझे खर्चा करना है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स सच एज लेबर, रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल। वेरिएबल खर्चे जो है वो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल फैक्टर्स दिया है, चेंज होने वाले फैक्टर्स पे लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल की ज़रूरत मुझे रोज़ रोज़ थोड़ी पड़ने वाली है, हर महीने थोड़ी पड़ने वाली है। एक साथ रॉ मटेरियल ले लिया, बना लिया, बेच दिया, फिर रॉ मटेरियल वापस से मैंने लिया, तो राइट, तो रॉ मटेरियल ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्यूल चाहिए मुझे, तो ये सारी चीज़ें मेरे वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो टोटल कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट आता है मेरा नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉस्ट, जो कि है मेरा एवरेज कॉस्ट। Average cost refers to cost of production per unit. It is calculated by dividing total cost by total quantity of production. एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला दिया है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है, टोटल कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दो आप, आपका एवरेज कॉस्ट आता है। एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट।
एवरेज कॉस्ट इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटीज रुपीज 800. ओके, क्या बोल रहा है हमको? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कितना है? 40 यूनिट्स इज रुपीज 800. देन द एवरेज कॉस्ट इज, तो अब अगर हमको इसका एवरेज कॉस्ट निकालना है तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट के हिसाब से हम निकाल रहे हैं. तो टीसी जो कि हमारा 800 है अपॉन टोटल क्वांटिटी 40 यूनिट्स बोला गया है डिवाइडेड बाय 40 विच गिव्स यू ₹20 पर यूनिट. 40 यूनिट्स है ना, तो एक यूनिट का कितना हुआ? ₹20. तो 40 यूनिट्स का कितना होता है? 800. अगर हम बोले कि एक यूनिट का 40 है, एक यूनिट का अगर 20 है, ठीक है, तो 40 का कितना होगा? यू हैव टू डू 40 इंटू 20 विच गिव्स यू 800. तो ये आ जाता है मेरा एवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वन, द लास्ट टाइप इज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है नेट एडिशन, ओके, मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट. एक और आपने ऑलरेडी 100 प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर एक और एडिशनल ऐड कर दिया, वो जो एडिशनल ऐड हुआ है उसको हम बुलाते हैं मार्जिनल कॉस्ट. ओके, इसका फॉर्मूला है MC मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट. एडिशनल है ना, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस किया है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n इज इक्वल टू TCn माइनस TCn माइनस 1. तो n क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो हम लिखेंगे यहाँ पर. NCN मार्जिनल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट, TCN टोटल कॉस्ट ऑफ nth यूनिट एंड TCn माइनस 1 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रीवियस यूनिट्स. अगर प्रीवियस टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 यूनिट्स कितना है? 200 है. अगर प्रीवियस 4 यूनिट्स जो प्रोड्यूस किया है उसका कॉस्ट 200 है और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स, ओके, प्रीवियस वाला क्या है हमारा? 4. प्रेजेंट वाला जो मार्जिनल यानी कि ऐड होकर आया है वो है हमारा 5. तो अगर 4 यूनिट्स का 200 है, 5 यूनिट्स का 250 है, देन मार्जिनल कॉस्टिंग इस पे कैसे निकालेंगे हम? TCN यानी कि 250 माइनस 200, तो 50 रुपीज़ जो है हमारा, ये हमारा आ जाता है मार्जिनल कॉस्ट. ये आ जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. आई होप वेरी मच सिंपल. ओके, अगर मैंने 4 यूनिट का मुझे 200 रुपया आ रहा है और 5वां यूनिट जो मैंने ऐड किया है उसका 250 है, तो सिंपल है ना, कितना रुपये से बढ़ा? 200 और 50, 250 होता है, राइट. या फिर 250 माइनस 200 तो 50. तो 50 जो है वो nth यूनिट जो है वो हमारी न्यू यूनिट जो है वो हमारी इसको पता चल जाता है. तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट कॉस्ट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. नाउ रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. कॉस्ट हमने क्या देखा? जो कि खर्चे होते हैं. कॉस्ट क्या होते हैं? खर्चे होते हैं जो हमको इनकर करने पड़ते हैं जब भी हमने कोई प्रोडक्शन चालू किया है. तो अब रेवेन्यू क्या होगा? टर्म रेवेन्यू रेफर्स टू दी रिसीट्स, यानी कि इनकम जो हमारी आती है ऑब्टेन्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन क्वांटिटीज. किसी चीज़, किसी कमोडिटी को हमने सेल किया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कुछ सेल किया है गिवन मार्केट प्राइस के ऊपर, तो उससे जो इनकम आई है वो हमारा रेवेन्यू होता है. अब रेवेन्यू को अगेन डिवाइड किया है. देखो, कॉस्ट को डिवाइड किया था, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट. सिमिलरली रेवेन्यू को भी क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे. रेवेन्यू भी क्या होगा हमारा? रेवेन्यू इज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड आर मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, सबसे पहले आता है टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ अ फर्म बाय सेलिंग अ कमोडिटी एट अ गिवन प्राइस. इट इज कॉल्ड टोटल इनकम ऑफ अ फर्म. टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे होगा? प्राइस इनटू क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म ने बेचा 15 यूनिट, कितना बेचा? 15 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एट ₹200 पर यूनिट. TR इज कैलकुलेटेड एज, ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम जो जनरेट हुई है हमारी. कितनी यूनिट सेल किया मैंने? यूनिट्स मैंने सेल किया 15 और पर यूनिट के हिसाब से मैंने बेचा, हाँ, यानी कि एक यूनिट का 200, तो 15 का कितना हुआ? 15 का हुआ 3000. तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू आया. यूनिट कितना प्रोड्यूस किया था मैंने? 15. एक यूनिट कितने में बेचा मैंने? 200 के हिसाब से बेचा, तो ऐसे टोटल 15. दिस इज वन सिंगल यूनिट. अगर ये एक यूनिट मैंने 200 के हिसाब से बेचा, तो ऐसी 15 क्वांटिटी जो मैं बेचूंगी उसको 200 से मल्टीप्लाई करना है. दैट कम्स टू योर ₹3000. नेक्स्ट इज एवरेज रेवेन्यू. एवरेज रेवेन्यू इज द रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. तो पर यूनिट का हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर एवरेज निकालते हैं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल रेवेन्यू बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने बेचा है तो उस हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, AR इज इक्वल टू TR यानी कि टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी. नाउ अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ सम.
इफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ 15 यूनिट्स इज 3000, देखो टोटल जो हमारा रेवेन्यू है ना उसी को हमने यहाँ रिवर्स करके पढ़ना है। तो एक की हमने यहाँ पर क्या निकाला था, हमने यहाँ पर टोटल रेवेन्यू निकाला था, ठीक है। यूनिट्स ऑलरेडी हमको दी थी, पर यूनिट कितना बेचा है तो मल्टीप्लाई कर लिया था। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू दिया है, हमको एवरेज निकालना है, यानी कि पर यूनिट के हिसाब से निकालना है। पर यूनिट के हिसाब से कैसे करोगे, सिंपल है, डिवाइड कर दो। आपको डिवाइड करना है क्या, टोटल रेवेन्यू 3000 अपॉन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी 15 बेची थी ना हमने, और टोटल रेवेन्यू कितना आया 3000, तो 3000 अपॉन 15 कर दो, यू विल गेट ₹200। तो एक यूनिट मैंने 200 के हिसाब से क्या की है, सेल की है। द लास्ट वन इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इट इज द नेट एडिशन मेड टू टोटल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि एडिशन है, टोटल रेवेन्यू जो है उसके ऊपर एड ऑन होकर आया है एक्स्ट्रा सेलिंग ऑफ अ यूनिट, एक यूनिट एक्स्ट्रा मैंने बाद में सेल कर दी थी। ओके, MR N इज इक्वल टू TRN माइनस TRN माइनस 1। तो मार्जिनल यूनिट ऑफ nth रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ nth यूनिट, TRN total revenue of nth unit, TRN minus 1 total revenue of previous unit, N is number of units sold। N जो है यहाँ पर क्या है, ये number of units जो हमने बेची है। For example, अगर previous total revenue from the sale of 20 tables is ₹4000, पहले मैंने कितने टेबल बेचे थे, 20 tables, उससे मुझे 4000 आया था। And that from the sale of 21 table is ₹4200। अगर पहले पिछले टेबल से मुझे 4000 आया, 21 जो एक एडिशनल है 4200 आया, तो सिंपल है, कितने का डिफरेंस है, 4200 माइनस 4000, तो कितना डिफरेंस आया, 200 का डिफरेंस आ रहा है। तो 200 पर टेबल हमारा क्या आता है, मार्जिनल आता है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आता है। आई होप बच्चों वी आर वेरी मच क्लियर विद ऑल द 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉस्ट एज वेल एज रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट, कॉस्ट क्या होता है, जो हमने बनाने के लिए खर्चा इनकर किया है। रेवेन्यू क्या आता है, जिससे हमको बेनिफिट मिल रहा है, जो हमारे रिसीट है, जो हमारी इनकम है सप्लाई करने के बाद में या सेल करने के बाद में ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन मार्केट प्राइस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो हमने सेल किया उससे हमारी जो इनकम आती है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय रेवेन्यू। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट अस स्टार्ट with our exercise without wasting any time. Okay, now when supply curve is upward sloping, it's a supply curve अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, supply curve अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, सिंपल है, हम उसको बुलाते हैं it is a positive supply curve. Next, an upward movement along the same supply curve shows upward movement along the same supply curve। same supply curve है, अगर हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जो जाता है supply curve, it is an expansion of supply, it is an expansion of supply। A rightward shift in supply curve shows a rightward shift अगर हो रहा है, तो right में अगर जाता है, तो that is always an increase in supply, that is always an increase in supply। आप बोलोगे कैसे increase हो रहा है, ये देखो supply curve हम बना लेते हैं, ये x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। देखो हमको क्या बोल रहा है, rightward shift हो रहा है, तो rightward के लिए ऐसा एरो आएगा, that means प्राइस जो है वो क्या है, प्राइस जो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। चेंज किस में आ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई जो है उसके अंदर चेंज आ रहा है ना, क्वांटिटी बढ़ा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सप्लाई कर्व जो है हमारा वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ये जो हमारा सप्लाई कर्व है ना, ये हमारा शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज और डिक्रीज में क्या होता है, प्राइस जो है उसमें चेंज नहीं आता है, प्राइस कांस्टेंट है, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज आ सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, other factors remaining constant when less quantity supplied only due to a fall in price। other factors क्या बोल रहा है यहाँ पर, constant है, यानी कि when less quantity supplied only due to a fall in price, quantity कम कर दी क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गया है। प्राइस कम, क्वांटिटी कम यानी कि सप्लाई घट रहा है। जो चीज़ घटती है हम उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। जो चीज़ घट रही है यहाँ पर हम उसको बुलाएंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। लास्ट वन, नेट एडिशन मेड टू द टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, नेट एडिशन, टोटल रेवेन्यू, सिंपल है, द आंसर इज, अभी अभी हमने किया है इसको, द करेक्ट आंसर इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। द करेक्ट आंसर इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। क्योंकि देखो कौन से टर्म्स के ऊपर ध्यान दो, कॉस्ट नहीं पूछा है, रेवेन्यू पूछा है। रेवेन्यू पूछा है तो ये तो अपने आप हट जाएगा।
दूसरा देखो नेट एडिशन बोला है, यानी कि मार्जिनल की बात चल रही है, टोटल तो नहीं आएगा इसके अंदर। सेलिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, तो मार्जिनल रेवेन्यू इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, it is complete the correlation. Complete the correlation is very much simple. Okay, now expansion of supply में price जो है वो बढ़ता है, expansion of supply में price जो है वो बढ़ता है, तो contraction of supply में क्या होगा? It is simple, contraction of supply में price falls, right? Okay, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं? टोटल रेवेन्यू जो है वो मेरा कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला सिंपल है, TR इज इक्वल टू, मुझे जानना है टोटल मुझे कितना बेनिफिट हुआ है। अगर मैंने 15 यूनिट सेल की है 200 रुपीज़ के हिसाब से, तो 200 पर यूनिट, पर यूनिट 200 है। मैंने कितना सेल किया? 15 यूनिट्स, 200 पर यूनिट, राइट? एक यूनिट का 200 है, तो मुझे टोटल 15 का निकालना है ना, तो 15 इंटू 200 दैट कम्स टू माई 3000, दैट कम्स टू माई 3000। तो मैंने क्या किया? प्राइस इंटू क्वांटिटी कर दिया। मैंने क्या किया? टोटल रेवेन्यू में प्राइस इंटू क्वांटिटी किया। एवरेज रेवेन्यू TR अपॉन TQ होता है। ओके, टोटल कॉस्ट इज TFC प्लस TVC। टोटल कॉस्ट क्या है मेरा? TFC प्लस TVC। तो एवरेज कॉस्ट क्या है मेरा? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। एवरेज कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल क्वांटिटी। डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व अगर अपवर्ड है तो डिमांड कर्व जो है वो नीचे की तरफ रहता है, इट इज ऑलवेज डाउनवर्ड। अदर फैक्टर्स कांस्टेंट को बोलते हैं वेरिएशन इन सप्लाई, राइट? चेंजेस इन सप्लाई में क्या कांस्टेंट होता है? प्राइस इज कांस्टेंट। चेंजेस इन सप्लाई में क्या होता है? प्राइस इन कांस्टेंट। ओके, नाउ गिव इकोनॉमिक टर्म्स। कॉस्ट इनकर्ड ऑन फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो कॉस्ट इनकर करते हैं उसे हम बुलाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। Cost incurred on fixed factor, it is known as fixed cost. Next, cost incurred per unit of output. Per unit जब हम निकालते हैं तो एक ही टर्म को याद रखना, that is your average cost. That is your average cost. Net addition made to total cost of production. Net addition made to total cost of production. Cost है तो याद रखना यहाँ पर टर्म cost ही आएगा, which is nothing but your marginal cost, which is nothing but your marginal cost. Revenue per unit of output sold. Revenue per unit of output sold, that becomes your average revenue. Right? So with this we have completed the concepts. Economic terms जो है वो हमने समझ लिए है। नेक्स्ट वी हैव इज डिस्टिंग्विश बिटवीन, ओके, अगेन तो तीन से 4 पॉइंट्स आपको याद करके ही रखने हैं। मिनिमम आप 3 पॉइंट तो इसके अंदर लिखेंगे ही लिखेंगे। स्टॉक एंड सप्लाई का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाते वक्त समझा दिया था। फिर स्टॉक क्या होता है? स्टॉक बेसिकली प्रोड्यूस करके आपके पास रखा है, आपने उसको बेचा नहीं है। सप्लाई जिसको आपने अवेलेबल कर दिया है सेलिंग के लिए, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई एंड इंक्रीज इन सप्लाई। एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में क्या होता है आपको बताना है, क्या होता है हमने पढ़ा है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में। जो बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है प्लीज़ वो पहले देख कर आइए ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए। यहाँ पर हमारा सप्लाई कर्व जो है वो क्या होता है? एक्सपांड होता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई में सिर्फ प्राइस में चेंज आता है, दूसरे सारे फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट रहते हैं। तो जैसे प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाता है हमारा, तो वो होता है एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। सप्लाई कर्व हमारा जो है वो क्या होता है? ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट रहता है। तो यही आपको दोनों का डिफरेंस जो है वो बताना है। इंक्रीज इन सप्लाई में क्या होता है? प्राइस जो है वो कांस्टेंट होगा, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं। तो सप्लाई कर्व जो है हमारा शिफ्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, देन वी हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करने हैं, जिसका मैं एक अलग से सेशन ले लूँगी आपको पढ़ाने के लिए। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके,
प्राइस इन रुपीज़, क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो हमको इसको पहले तो कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के बाद हमको क्या करना है, सप्लाई स्केड्यूल जो है वो बनाना होगा, डायग्राम बनाना है, दोनों का रिलेशनशिप क्या है। जो जैसे हम देखते हैं ना, हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है, सप्लाई कब होता है, नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता है, बस उसी तरीके से हमको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। तो मैं आपके लिए ये जो टेबल है इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ओके, क्वांटिटी सप्लाइड इन यूनिट्स, 10 है तो 200 हुआ, 15 है तो इसको हमने 250 कर दिया। ओके, 20 है तो 300, 25 है तो 350, 30 है तो 400 कर दिया हमने, 35 है तो 450 कर दिया हमने, 40 है तो 500 कर दिया। अब इसी को हमको क्या करना है, ग्राफ बनाकर जो है उसको सॉल्व करना है। ड्रॉ डायग्राम फॉर दी अबाउट सप्लाई स्केड्यूल एंड स्टेट द रिलेशनशिप। तो इसको हमको क्या करना है, ग्राफ बनाकर उसको क्या करना होगा, इस तरीके से पॉइंट्स जो है हमको, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, यहाँ पर हमारा क्वांटिटी सप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ नहीं है इसलिए मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। तो यहाँ पर आप जो अपने प्राइजेस है वो कोट कर देंगे, यहाँ पर आप क्वांटिटी सप्लाई जो है वो ले लेंगे, और इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक डायग्रामेटिक फॉर्म में इसको बना देंगे। तो ये हमारा जो है वो सप्लाई स्केड्यूल ऑफ चॉकलेट्स, यानी कि वन कमोडिटी इंडिविजुअल की यहाँ पर बात चल रही है। अब यहाँ पर इसी तरीके से बच्चों आपको जो दिया है वो है मार्केट सप्लाई। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को। ये 3 अलग अलग फॉर्म दी हैं, उनका क्वांटिटी सप्लाई जो है यहाँ पर मेंशन किया है, प्राइस इन रुपीज़ जो है वो दिया है। ओके, मार्केट सप्लाई आपको दिया है, तो बेसिकली 45 + 20 करो, जो अमाउंट आता है दैट मीन्स इट कम्स टू 65। 65 तो 100 - 65 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, नाउ 37 + 30 + 45, दिस इज 112। ओके, नाउ 40 + 55 जो है वो कितना होता है, दैट इज 95। ओके, 95 135 में से माइनस कर दो 95। सिमिलरली 50 + 44 इट कम्स टू 94। ओके, तो 94 जो है वो आपको माइनस कर देना है 154 में से, जो आएगा वो आपको यहाँ पर आंसर जो है वो उसको मेंशन कर देना है। तो यहाँ मेरे पास आंसर ऑलरेडी तैयार है, इट इज 60। ओके, हियर इट कम्स टू 60, this is also 60, राइट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अब इसका मार्केट सप्लाई स्केड्यूल जो है वो आप बनाएंगे और आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो बच्चों इसी के साथ आज का जो हमारा चैप्टर है अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 विच इज सप्लाई एनालिसिस वो कंप्लीट हो चुका है। किसी भी तरीके का डाउट या क्वेरी रहेगी तो आप एनी टाइम मुझसे पूछ सकते हो। और आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 विच इज़ फॉर्म्स ऑफ मार्केट। किस तरीके का मार्केट है, एग्जिस्ट करता है, कितने टाइप्स ऑफ सेलर्स होते हैं, कंज्यूमर्स कैसे होते हैं, इस पूरे सिस्टम को जो है हमारे इकोनॉमिक्स के वो हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।